आपको पता है हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सिविलाइजेशंस वॉर की वजह से नहीं बल्कि पानी की वजह से खत्म हुई। जिन सिविलाइजेशंस ने पानी को मास्टर कर लिया, उसको कंट्रोल करना सीख लिया, वो पनपी, वो डेवलप हुई, और जो नहीं कर पाई वो वैनिश हो गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन ने इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज की फर्टाइल बेसिन में खुद को डेवलप किया था, मगर जब रिवर्स ने अपना कोर्स बदला, जब पानी वहां पर नहीं रहा, तो वो सिविलाइजेशन वैनिश हो गई। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के अराउंड बसी थी, मगर जब रिपीटेड फ्लडिंग हुई, वाटर इंबैलेंस हुआ, तो इसने इसे तबाह कर दिया। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के आसपास बसी थी, मगर नाइल रिवर में जब रिपीटेड सूखा पड़ने लगा तो ये सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई। हिस्ट्री हमें एक बात सिखाती है कि किसी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पानी का होना जरूरी नहीं है, पानी का सही समय पर, सही क्वांटिटी में, सही जगह पर अवेलेबल होना जरूरी है। मगर यही चैलेंज आज हमारे सामने भी खड़ा है, क्योंकि धरती पर पानी तो बहुत है, मगर जितना भी अर्थ पर वाटर है उसका 97% सॉल्ट वाटर है ओशियंस और सीज में। बाकी बचे 3% में भी 2% फ्रोजन फ्रेश वाटर है जो ग्लेशियर्स के अंदर है। मतलब पूरी ह्यूमैनिटी, एनिमल्स, प्लांट्स, सिविलाइजेशन सिर्फ 1% पानी के भरोसे है, और इस 1% पानी के लिए हम बहुत जल्द तरसने वाले हैं, इनफैक्ट तरस रहे हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है, मगर फ्रेश वाटर सिर्फ वर्ल्ड का 4% है। हर साल इनएडिक्वेट वाटर और सैनिटेशन की वजह से 2 लाख लोगों की डेथ होना माना जाता है। अनसेफ वाटर की वजह से इंडिया का जो डिजीज बर्डन है वो चाइना के कंपैरिजन में 40 गुना ज्यादा है, और श्रीलंका के कंपैरिजन में 12 गुना ज्यादा है। और सबसे शॉकिंग बात, इंडिया वाटर क्वालिटी में वर्ल्ड की 122 कंट्रीज में से 120वें नंबर पर आता है। तो सवाल क्या है, क्या हम एज अ सिविलाइजेशन इस वाटर क्राइसिस के साथ बहुत ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं इंडिया के वाटर क्राइसिस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आपने वाटर की इक्वेशन समझी थी कि 97 पार्ट तो ओशियंस और सीज में है, 2% फ्रोजन फ्रेश वाटर है, और जो 1% फ्रेश वाटर है उसका भी 99% अंडरग्राउंड में है। सिर्फ 1% का 1% यानी कि पूरे वर्ल्ड का 0.01% पानी रिवर्स और लेक्स में बहता है। मगर क्योंकि इस ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होता है और कॉस्टली भी होता है, इसलिए वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन जो है वो किसी ना किसी सरफेस वाटर सोर्स के 10 किलोमीटर के अंदर बसी हुई है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि वर्ल्ड की 17-18% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, और फ्रेश वाटर वर्ल्ड का सिर्फ 4% है। 1951 में इंडिया की पर पर्सन वाटर अवेलेबिलिटी 5000 क्यूबिक मीटर थी, और यही आज घटकर 1500 क्यूबिक मीटर रह गई है। एक रीजन है बढ़ती पॉपुलेशन, क्योंकि लोग बढ़े तो ये पर पर्सन अवेलेबिलिटी भी कम हुई, मगर दूसरा रीजन है फ्रेश वाटर का वैनिश होना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर वाटर अवेलेबिलिटी 1700 क्यूबिक मीटर पर पर्सन से नीचे हो जाती है तो ये वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री मानी जाती है, जो इंडिया आज बन चुका है। और अगर 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन से नीचे अगर चली जाए तो ये वाटर स्कैर्स कंट्री हो जाएगी, जो इंडिया बनने वाला है। मगर सरप्राइजिंग बात यह है कि इसकी कोई बात ही नहीं करता है। ये क्राइसिस हमारे इतने पास आकर खड़ा है, मगर फिर भी कहीं यूट्यूब पे, किसी न्यूज चैनल पे, किसी पॉलिटिशियन के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा में कोई मुद्दा वाटर क्राइसिस पर नहीं उठाया जाता। इंडिया के 60 करोड़ लोग हाई से एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस से जूझ रहे हैं, और ऐसा अनुमानित है कि 2030 में, आज से सिर्फ 4 साल बाद में, इंडिया की 40% पॉपुलेशन के पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स कह रही हैं। और ये वाटर क्राइसिस विलेजेस में नहीं होने वाला है, ये होने वाला है बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, जिनमें आज भी हर गर्मी में लोग वाटर क्राइसिस के कारण सड़कों पर आ जाते हैं। आप एग्जांपल्स उठाकर देख लीजिए। अब यहां तक जो मैंने प्रॉब्लम बताई वो सिर्फ आधी प्रॉब्लम है, वाटर की अनअवेलेबिलिटी। इंडिया में जो भी बचा कुचा फ्रेश वाटर है जो लोगों को अवेलेबल होता है, उसका भी 70% कंटेमिनेटेड है, यानी कि डायरेक्टली ड्रिंकेबल नहीं। इंडिया में लगभग 800 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से 370 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो पानी है उसमें फ्लोराइड कंटेमिनेशन है, और लगभग 150 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आर्सेनिक कंटेमिनेशन है, जो काफी जहरीला पदार्थ है। फ्लोराइड से हमें स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, डेंटल इश्यूज होते हैं, और आर्सेनिक से हमें कैंसर तक हो सकता है। चलो, ये तो प्रकृति में नेचुरली अकरिंग मिनरल्स हैं, ग्राउंड वाटर में पहले से मिक्स्ड है, इसका हम क्या कर सकते हैं? बड़ा नुकसान तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, केमिकल पॉल्यूशन, सीवेज जो डिस्चार्ज हमारी नदियों में हो रहा है उससे हो रहा है। सरकारें एक के बाद आई और गई, मगर यमुना के अंदर जो पॉल्यूशन है उसको कोई नहीं सुधार पाया। आज भी यमुना के ऊपर टॉक्सिक फोम की एक मोटी लेयर जमा है। बैंगलोर में एक लेक है, बेलांडूर लेक, उसमें इतने सारे टॉक्सिक केमिकल्स हैं कि वो कई बार आग पकड़ चुका है। हमारे पेरेंट्स जब यंग थे उनसे जाके पूछेगा कि कितने लोग आरओ का पानी पीते थे। वो डायरेक्टली टैप वाटर से पानी भरते थे और पीते थे। और आज की जनरेशन में मैं बता सकता हूं आपको कि 50% से ज्यादा लोग आरओ के बिना पानी पीते नहीं। जो लोग बिना आरओ फिल्ट्रेशन किए टैप वाटर पीते हैं वो या तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनके यहाँ बहुत ही ज्यादा अच्छा पानी आता है जो पीने लायक है। मुझे आज भी याद है जब दिल्ली के सरायों में मैं रहा करता था पढ़ाई करने के लिए, तो एकदम से वहां जाते ही मेरे बाल झड़ना स्टार्ट
स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि मैं आरओ का पानी पीता तो था मगर आरओ के पानी से नहाता नहीं था। जो वो कंटेमिनेटेड पानी जो मेरे बॉडी पे टच हुआ उसने मेरी बॉडी को हार्म किया और तब से मेरे बाल झड़ना रुके नहीं है। और मजे की बात तो ये है कि मुझे रियलाइजेशन भी नहीं था कि मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। मुझे रियलाइजेशन तब हुआ जब रिसेंटली मेरे दादाजी शांत हुए थे और मैंने अपना हेड शेव करवाया। जब नए बाल आने लगे तब पता चला कि जो मेरा फोरहेड एरिया है वो काफी लेस डेंस हो गया है, मेरी हेयर लाइन रिसीड करने लगी थी। तब मैंने किसी के कहने पर क्योर ऐप डाउनलोड किया, उसमें रजिस्ट्रेशन किया, हेयर सेक्शन में जाकर अपने एक स्कैल्प के पिक्चर्स अपलोड किए, कुछ सिंपल क्वेश्चंस के आंसर दिए। काफी सिंपल था, जल्दी हो गया। जिसके बाद ऐप ने एआई टेक्नोलॉजी यूज करके मेरी कंडीशन एनालाइज की और डॉक्टर ने मुझे एक पर्सनलाइज्ड हेयर केयर किट बनाकर दिया, जिसे मैंने ऐप से ही डायरेक्ट परचेज करके घर मंगवा लिया। क्योर ऐप में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी थे कि क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है। इस किट में मुझे शैम्पू, हेयर सीरम और कुछ मेडिसिन मिली और मैं कुछ पिछले 10-15 दिन से इसे यूज कर रहा हूँ एंड आई हैव फाउंड इंप्रूवमेंट इन माई स्कैल्प हेल्थ एंड हेयर फॉल। 15 दिन बाद डॉक्टर सुरुति ने मुझसे कॉल पर फॉलोअप लिया और मुझे फर्दर ट्रीटमेंट एडवाइस किया। एंड सो अगर आपको भी लग रहा है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है या हेयर लाइन रिसीड हो रही है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाकर क्योर ऐप डाउनलोड कीजिए और मेरा ये कोड यूज कीजिए फॉर अ स्पेशल डिस्काउंट। तो यहां तक हमने समझा था कि वाटर क्राइसिस क्या है, एक्चुअल में वाटर की प्रॉब्लम क्या है। अब चलिए ये समझते हैं कि ये क्यों है। ह्यूमंस को पीने, खाने, कपड़े धोने, नहाने के लिए, फ्लश करने के लिए पानी चाहिए होता है, बट जो भी वाटर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए खर्च होता है वो टोटल कंज्यूम्ड वाटर का सिर्फ 10% है। 70% पानी जाता है एग्रीकल्चर को और बाकी 20% जाता है इंडस्ट्रीज को। चलिए इस फेमस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का एग्जाम्पल लेते हैं। इस बॉटल को बनाने में जितना भी पानी लगा है उसका सिर्फ 2% पानी इस बॉटल के अंदर है। जो बाकी का 98% पानी है वो इस बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, इसके इंग्रेडिएंट्स को बनाने के लिए लगा है। एक कप कॉफी बनाने के लिए 130 लीटर पानी खर्च होता है। एक कॉटन टी शर्ट बनाने के लिए लगभग 2500 लीटर पानी लगता है और 1 किलो राइस बनाने के लिए 5000 लीटर पानी खर्च होता है। अब क्योंकि फार्मर्स पानी का कोई स्पेशल प्राइस पे नहीं करते, इसलिए जो ये वाटर की कॉस्ट है ये हमारे एंड प्रोडक्ट्स में निकलकर बाहर आती नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए। अगर आई तो बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा। अब क्योंकि पानी की कॉस्ट हम एग्रीकल्चर से नहीं ले सकते, इसलिए वाटर इज ऑलवेज ट्रीटेड जैसे कि हमेशा वो इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल है और हम इंक्लूडिंग डोमेस्टिक यूजर्स उसे एक फ्री क्वांटिटी की तरह वेस्ट भी करते हैं। पंजाब एक सूखा प्रभावित प्रदेश है मगर उसके बावजूद वो चावल उगाता है। पानी की कमी होने के बावजूद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है जो बहुत पानी चूसता है। जो इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं वो एमएसपी पे ड्रिवन होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट किस क्रॉप का ज्यादा मूल्य देने को तैयार है। इंडियन एग्रीकल्चर में जो फ्लड इरिगेशन है, जो बहुत इनएफिशिएंट मेथड है, वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, जिस कारण बहुत पानी वेस्ट होता है। और सही बात यह है कि हमारी नदियों झीलों में इतनी बड़ी डिमांड के लिए पानी है नहीं, इसीलिए ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इंडिया के 65% एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर का यूज होता है और 85% डोमेस्टिक यूज के लिए ग्राउंड वाटर का यूज होता है। वर्ल्ड में इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर। एंड यस, ग्राउंड वाटर एक रिसोर्स है जो हमें यूज करना चाहिए, यूज करना पड़ेगा, मगर यूज एक्सेस हो रहा है। एक्सट्रैक्शन जो है हमारा ग्राउंड वाटर का वो उसके रिचार्ज से ज्यादा है। ग्राउंड वाटर बारिश से, नदियों से, लेक से नेचुरली रिचार्ज होता है, धीरे धीरे जमीन में रिस कर पानी जाता है, मगर जो स्पीड है जाने की उससे कहीं ज्यादा स्पीड है उसको निकालने की। और एक बार अगर ग्राउंड के नीचे जो एक्वीफर्स हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, वो वैनिश हो जाते हैं, तो कई डेकेड्स लगेंगे फिर से उनको वापस भरने में। आप किसी भी जगह का एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए, फार्मर्स से बात कीजिए, आज से 10-20 साल पहले जिस लेवल पर उनको पानी मिल जाता था आज उस लेवल पर नहीं मिलता। बहुत ही डीप डिगिंग वो करते हैं ट्यूबवेल्स की ताकि उनको पानी मिल सके। तो क्या ये डीप डिगिंग हमें थोड़ा परेशान नहीं करना चाहिए? क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कितना डीप हम डिग कर पाएंगे आज से 10-20 साल बाद? इंडिया के 36% से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट इस क्राइसिस से जूझ रहे हैं, उनका ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो चुका है। और इस डिप्लीशन से एक और चीज होती है, लैंड सब्सिडेंस, यानी कि जमीन अंदर धंसना। जिस भी एरिया के अंदर बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर की पंपिंग कर ली जाती है उस एरिया की जमीन नीचे धंसती जाती है। अब इरिगेशन के अंदर जो वाटर का मिसयूज होता है उसका एक और रीजन है फ्री इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे स्टेट्स, इनफैक्ट मैक्सिमम स्टेट्स फार्मर्स को फ्री बिजली प्रोवाइड करते हैं वाटर पंप आउट करने के लिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट उनको ट्यूबवेल्स, पंप भी सब्सिडाइज करके देती है, जिसका इंपैक्ट ये होता है कि फार्मर्स बिना परवाह किए दबा कर वाटर एक्सट्रैक्शन करते हैं और उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है इसको कंट्रोल्ड वे में करने का या फिर नॉर्मल फ्लड इरिगेशन की जगह ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज करने का, जिससे ग्राउंड वाटर कम कंज्यूम हो, बाकियों को भी मिल पाए या फिर उनको ही बहुत ज्यादा डेकेड्स तक मिल पाए। और वाटर पंपिंग फ्री होने के कारण ही जहां नहीं उगाना चाहिए वहां भी इंडियन फार्मर्स शुगर केन जैसी क्रॉप्स उगा रहे हैं जो अकेले पूरे एग्रीकल्चर का 10% पानी पी जाता है। एक साल में इंडिया की शुगर केन क्रॉप जितना पानी पीती है उतना पानी दिल्ली, मुंबई जैसी सिटीज को 20 साल तक पिलाने के लिए काफी है।
एक और रीजन है ग्राउंड वाटर के कम होने का बढ़ता अर्बनाइजेशन। जब अर्बनाइजेशन बढ़ा तो हमारे सिटीज के पास में जो सरफेस वाटर सोर्सेस थे, जो नदियां थी, जो लेक्स थे, वो काफी नहीं रहे और हमने ग्राउंड वाटर निकालना चालू किया। अब आज भी कई सारी सिटीज के अंदर देखेंगे, कई सारे रेजिडेंशियल एरियाज में देखेंगे, लोगों ने अपने घर में बोरवेल्स खोद रखे। पंजाब और राजस्थान स्टेट ग्राउंड वाटर डिप्लीशन से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है क्योंकि यहाँ लगभग 150% एक्सट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि जितना ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है उसका 1.5 गुना निकाल लिया जाता है। और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की ये जो थ्योरी है, ये नासा के सैटेलाइट्स ने भी प्रूव की है, जिन्होंने वाटर की इमेजिंग की अर्थ के अंडरग्राउंड में, और ये पाया कि 2002 से 2008 के बीच में ग्राउंड वाटर के लेवल्स में सीरियस डिक्लाइन हुआ है। और इन सब के ऊपर हमारी लापरवाही, हमारी अकर्मण्यता की हद देखिए। जो भी हमारी वाटर सप्लाइंग बॉडीज हैं, जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, जो हमारे नगर को वाटर सप्लाई करती हैं, वो एक NRW फैक्टर कैलकुलेट करती हैं, यानी कि नॉन रेवेन्यू वाटर। ऐसा पानी जो पंप किया तो जाता है, वो पाइपलाइंस में छोड़ा तो जाता है, मगर डोमेस्टिक यूज में बिल नहीं हो पाता है, अंत तक नहीं पहुंच पाता, रिकॉर्ड नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? या तो वो चोरी कर लिया जाता है या वो लीक हो जाता है। और ऐसा रिपोर्टेड है कि ये जो NRW है, जो लीकेज लॉसेस हैं, वो 35 से 40% है। सोचिए, जितना पानी हम सप्लाई कर रहे हैं उसका 40% तो वैसे लीकेजेस में खत्म हो जा रहा है। और ये तो सिर्फ गवर्नमेंट एंड के लीकेजेस हैं। अगर हम डोमेस्टिक लीकेजेस भी इंक्लूड कर लें, एग्रीकल्चरल लीकेजेस भी इंक्लूड कर लें, जो बिल भी होता है और लीक भी होता है, तो ऐसा माना जाता है कि 50 से 60% पानी लीक हो जाता है। तो चलिए, हमने इतने सारे रीजन समझे वाटर की क्वांटिटी के शॉर्टेज के। अब हम बात करते हैं रीजंस वाटर की क्वालिटी के खराब होने के। सबसे बड़ा रीजन है डोमेस्टिक सीवेज। आज भी इंडिया का 80% सीवेज जो है वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज के अंदर बिना ट्रीट किए डाल दिया जाता है। और वाटर पॉल्यूशन का अनट्रीटेड सीवेज सबसे बड़ा सोर्स है। जब ये अनट्रीटेड सीवेज पानी के अंदर जाता है तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन को डिप्लीट करते हैं। इस बैक्टीरिया के कंजम्पशन से कई सारी बीमारियां ह्यूमंस में होती हैं और ऐसा माना जाता है कि 2 लाख से ज्यादा डेथ हर साल अनट्रीटेड सीवेज वाले वाटर के कारण होती है। अब एक तरफ सीवेज डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज किया जाता है, दूसरी तरफ जो लीकी सीवेज पाइप्स हैं वो ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइंस के अंदर इंग्रेस हो रहे हैं, क्योंकि बहुत पुराने हो जाते हैं। जब पाइपलाइंस में जंग लग जाता है तो अलग अलग जगह से पंक्चर होने लगती हैं या फिर पोरस हो जाती हैं। एक रीसेंट इंसिडेंट हमने इंदौर का सुना था, जहां पर सीवेज वाला पानी पीने के कारण कई सारी डेथ्स हो गई और बाद में पता चला कि सीवेज का पानी ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन के साथ मिक्स हो रहा था। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां जिनमें हम नहाते हैं, जिनको हम सेक्रेड मानते हैं, गंगा के अंदर 26 सिटीज का सीवेज पानी जाता है और यमुना का जो टोटल पॉल्यूशन है उसका 70% दिल्ली के अनट्रीटेड सीवेज वाटर से आता है। तो सीवेज वाटर था पहला रीजन। दूसरा रीजन है इंडस्ट्रियल वेस्टेज। हर साल हमारी इंडस्ट्रीज 7 मिलियन टन हजार्डस वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं और इसमें से 70% वेस्ट डिस्चार्ज करने से पहले ट्रीट नहीं किया जाता है। अनलाइक सीवेज वेस्ट जहां पर बैक्टीरिया हमारे पानी में जा रहा है, यहां पर जाते हैं हार्मफुल टॉक्सिन्स, केमिकल्स, हैवी मेटल्स। इनफैक्ट ये टॉक्सिन्स, ये केमिकल्स ऐसे हैं जो मरते भी नहीं हैं। सीवेज वाटर की समस्या का समाधान करने के लिए लोग उसको उबालकर पी भी लेते हैं। इसको उबाल भी लोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपके पीने के पानी में ये टॉक्सिन्स नहीं आएंगे तो जो लोग फिश खाते हैं या सी फूड खाते हैं उसके थ्रू ये आपकी बॉडी में घुस जाएंगे, क्योंकि ये टॉक्सिक केमिकल्स सी फूड, फिशेस भी खा रही हैं। इन टॉक्सिक केमिकल्स से स्किन डिजीजेस, गैस्ट्रो डिजीजेस, इवन कैंसर तक लोगों में बढ़ रहा है। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, मैंने भी एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर कि बहुत अच्छा हुआ, हमारी इंडिया ने बहुत तरक्की की, हमें सफिशिएंट फूड ग्रेन मिला, हम फूड सरप्लस नेशन हो गए। मगर इस ग्रीन रिवॉल्यूशन ने भी वाटर की क्वालिटी को डिप्लीट करने में कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो फार्मर्स यूज करते हैं, ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डिस्ट्रॉय नहीं होते। ये किसी खेत में अगर एक बार डाल दिए जाते हैं, ये वहीं पे रहते हैं सॉइल में, या तो वो ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, या फिर जब बारिश आती है तो या वहां से बहकर पास के वाटर सोर्सेज में चले जाते हैं, नदी में चले जाते हैं और उसको पोल्यूट करते हैं। जितने भी फार्मिंग स्टेट्स हैं जहां बहुत ज्यादा फार्मिंग होती है, वहां पे नाइट्रेट पॉल्यूशन एक बहुत कॉमन टर्म है। इंडिया की 56% डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो पानी है पीने का, उसमें सेफ नाइट्रेट लिमिट से ज्यादा नाइट्रेट है। इस नाइट्रेट कंटामिनेशन से एक डिजीज बहुत बढ़ रही है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसके अंदर जो इन्फेंट्स पैदा होते हैं वो ऑक्सीजन इनटेक नहीं कर पाते और उनकी प्री मेच्योर डेथ हो जाती। तो ये 2 रीजंस होते हैं मैन मेड, एक था सीवेज डिस्चार्ज और दूसरा था टॉक्सिन डिस्चार्ज। एक तीसरा रीजन है जो मैन मेड नहीं है, कुदरत का दिया हुआ हमारे ऊपर कहर है। कुछ कंटामिनेंट्स हमारे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के अंदर नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे ग्राउंड वाटर के अंदर, हमारे रिवर बॉडीज के अंदर डिस्चार्ज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान के पानी में सबसे ज्यादा फ्लोराइड है। यहाँ पर ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट फ्लोराइड की किसी न किसी डिजीज से ग्रसित है, जहाँ स्केलेटल डिफॉर्मेशन होता है, डेंटल
मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ज्यादा फ्लोराइड वाला पानी पीने के कारण। इनफैक्ट मैं भी पिछले 10 साल से राजस्थान के कई रूरल एरियाज में रहा हूं और रह भी रहा हूं। यहाँ पर मैंने तो अपने घर में हमेशा आरओ वाला पानी ही पिया है, मगर मैंने अपने आसपास देखा है लोग डायरेक्टली टैप वाटर पीते हैं और बहुत ही ज्यादा हार्ड वाटर हो तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको आदत हो चुकी है वो पानी डायरेक्टली पीने की। इससे कई सारी बीमारियां उनमें हो रही हैं। वेस्ट बंगाल और उसके आसपास का जो रीजन है वहां पर ग्राउंड वाटर के अंदर आर्सेनिक काफी मिक्स हो रहा है और ये आर्सेनिक फ्लोराइड से भी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये तो डायरेक्टली कैंसर कॉजिंग है। गुड़गांव और साउथ वेस्ट दिल्ली के अंदर यूरेनियम ग्राउंड वाटर में पाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इंडिया में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके ग्राउंड वाटर के अंदर कोई ना कोई टॉक्सिक नेचुरल केमिकल मिक्स्ड है। अब इन 3 रीजंस के अलावा भी कई सारे और रीजंस हैं, जैसे कि हमारे प्लास्टिक्स का बढ़ते प्लास्टिक्स के यूज के कारण वो सी में डंप होता है, रिवर्स में डंप होता है, तालाबों में डंप किया जाता है और उनसे जो माइक्रो प्लास्टिक्स निकलते हैं वो फिर से हमारी बॉडी में जाते हैं। रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हम नदियों के अंदर पूजा करने के नाम पे बहुत सारी चीजें फेंकते हैं, उनसे रिवर्स पॉल्यूट होती हैं, तालाब पॉल्यूट होते हैं। इन सभी वाटर डेंजर्स के कारण ऐसा अनुमानित है कि 2030 तक इंडिया की 40% पॉपुलेशन और लगभग 21 सिटीज के अंदर लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, वो तरसेंगे। इंडिया की जो वाटर डिमांड है वो वाटर सप्लाई से 2 गुना हो जाएगी। 2050 तक ऐसा अनुमानित है कि इंडिया के टोटल जीडीपी का 6% लॉस इसलिए होगा क्योंकि हमारे यहाँ वाटर क्राइसिस है। तो चलिए बात करते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, जो अभी काफी तो नहीं लग रहे हैं मगर जितने भी किए हैं वो कुछ किरण उम्मीद की दिखा रहे हैं। जल जीवन मिशन ने 23 लाख घरों को जो आर्सेनिक अफेक्टेड एरिया में रहते थे उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया है और फ्लोराइड अफेक्टेड एरियाज में लगभग 11 लाख घरों के अंदर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी इतनी प्रमोट की जा रही है कि बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर हर नई बिल्डिंग को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना जरूरी है। गाँवों के अंदर भी कई सारे लोगों को मैंने पर्सनली देखा है जो अपने घर में अपने खेत के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बड़े बड़े पॉन्ड्स बना रहे हैं और फिर उन पॉन्ड्स से जो पानी इकट्ठा होता है उसको खेती में पीने में यूज करते हैं। ओडिशा के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए छत स्कीम लॉन्च की गई है। यूपी के अंदर पर ड्रॉप मोर क्रॉप नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई है। इसके अंदर फार्मर्स को ड्रिप इरिगेशन के लिए और अपने फार्म को पॉन्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मगर गवर्नमेंट का जो इन योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन है वो एक हद तक काम कर सकता है, वो फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसमें नहीं है। हमारी कम्युनिटी को वाटर क्राइसिस की सीरियसनेस पता ही नहीं है, उसके सॉल्यूशन करना तो दूर की बात है। मैं मेरे घर तक मैं देखता हूं अगर नल चल रहा होता है और लीक कर रहा होता है पानी तो किसी को परवाह नहीं है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट भी सप्लाई साइड में ज्यादा मैनेज कर रही है, डैम्स को रिवर्स को इंटरलिंकिंग करने में, पानी को लोगों तक पहुंचाने में, मगर वो इस बात पे बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है कि लोगों को जागरूक बनाया जाए, डिमांड साइड को कंट्रोल किया जाए, लोगों की डिमांड कम की जाए। क्योंकि आप कितना भी सप्लाई को अच्छा कर दोगे, कहां से पानी लेकर आ जाओगे, मगर लोगों की डिमांड बढ़ती जाएगी। लोगों को एक कंफर्ट की आदत हो जाती है। अगर लोगों के पास ज्यादा पानी पहुंचने लग जाता है तो वो और ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। और ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर एक लिमिट तक है, गवर्नमेंट कहां से पानी पैदा करके ले आएगी मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल पर हम क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप अपने घर के अंदर अगर आप एक नया घर बना रहे हैं, आपके पास बड़ी जमीन है या खेत है, तो उसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जरूर इंक्लूड कीजिए। उससे आपको पानी की किल्लत कभी नहीं होगी और आपको क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा जिसे आप अपने खेती में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप एक रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं तो आप इतना पानी इकट्ठा कर सकते हैं कि आपको कभी वाटर क्राइसिस नहीं होगा। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, आर्किटेक्ट से कंसल्ट कीजिए। इनफैक्ट आजकल जो ठेकेदार होते हैं घर बनाने वाले, उनको भी पता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। सिंपली घर की छतों से पाइप उतार कर एक बहुत बड़ा टैंक बनाना है, उसके अंदर छोड़ देना है। वाटर एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज कीजिए जो बहुत ज्यादा पानी वेस्ट करते हैं, ऐसे चीजों से बचिए। वाटर लीकेजेस को अरेस्ट कीजिए, जो पाइप्स फॉल्टी हैं, जो लीकेज पाइप्स हैं, जो नल ज्यादा देर तक चल रहे हैं, उनको रोकिए। फ्लश टैंक्स जो होते हैं घरों के अंदर, उसके अंदर ड्यूअल टाइप फ्लशिंग लगवाइए जिसके अंदर छोटा फ्लश और बड़े फ्लश का सिस्टम हो। वाटर टैप्स के अंदर वाटर एरेटर्स आते हैं जिससे पानी का फ्लो रेट कम हो जाता है और उसी प्रेशर से पानी आता है, इससे काम भी हो जाता है और कम पानी खर्च होता है। एग्रीकल्चरल सॉल्यूशन ये है कि हमें जहां तक हो सके ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे शिफ्ट होने की जरूरत है और गवर्नमेंट को इस पे काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा या फिर फार्मर्स को पेनलाइज करना पड़ेगा जो लोग ड्रिप इरिगेशन यूज कर सकते हैं अपनी क्रॉप के लिए मगर नहीं कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन 50% तक पानी बचाता है और क्रॉप की यील्ड को 40 से 60% तक बढ़ा भी देता है, कई सारी केसेस में देखा गया। इनफैक्ट आज तो हम सैटेलाइट इमेजिंग, AI मॉनिटरिंग से पता भी कर सकते हैं कि कहां पर गलत प्रैक्टिसेस यूज हो रही हैं, कौन कौन से फार्म्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि वो ड्रिप इरिगेशन यूज कर सकते हैं, करना चाहिए और वो फ्लड इरिगेशन यूज कर रहे हैं।
गवर्नमेंट आराम से ट्रैक कर सकती है। सिस्टमिक सॉल्यूशंस हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करने की जरूरत है कि हमारा जो सैनिटेशन है उसको इंप्रूव किया जाए। सीवेज वाटर का डिस्चार्ज गवर्नमेंट वाटर बॉडीज में ना करें। 100% सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपेयर होना बहुत जरूरी है। दिल्ली के अंदर आज भी जो 30% वाटर पाइपलाइंस हैं वो 30 साल से ज्यादा पुरानी है। आई एम श्योर वो लीक हो रही होंगी। और मैं एक आम आदमी हूं, एक मिडिल क्लास आदमी हूं, मगर फिर भी मैं इस चीज को एडवोकेट कर रहा हूं कि हमारे पानी के दाम बढ़ाए जाने चाहिए। पानी का कोई हिसाब किताब नहीं है। पानी का मीटर होता है तो रेयरली कोई उसे देखने आता है। अब मैं मानता हूं कि अगर पानी के दाम बढ़ाए जाएंगे तो जो पुअर पीपल हैं वही इससे इफेक्ट होंगे, रिच लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। मगर एक सोल्यूशन ये है कि यूनाइटेड नेशंस के रिकमेंडेशन के हिसाब से जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ पानी हर इंडिविजुअल को चाहिए होता है हर दिन के लिए, उतना उसको फ्री में दे दिया जाए। उसके ऊपर अगर आपका कंजम्पशन होता है उसको बिल किया जाए। तो एक तरह से आपकी लग्जरी को टैक्स किया जाए और ये टैक्स कंपाउंडेड होना चाहिए कि अगर 100 से 200 लीटर ऊपर खर्च किया तो कम पैसे, अगर 200 से ज्यादा लीटर खर्च किया तो और ज्यादा पैसे। इससे लोग अपने आप ही अपने लीकेजेस को अरेस्ट करेंगे, अपने वाटर कंजम्पशन को कम करेंगे। अब देख लीजिए 2030 तक हमारे पास सिर्फ 4 साल हैं अपने वाटर क्राइसिस को रिवर्स करने के लिए। एक अच्छा एग्जांपल बताता हूं। 2017-18 के अंदर केप टाउन जो साउथ अफ्रीका की कैपिटल है वहां पर वाटर क्राइसिस हो गया था और वहां की गवर्नमेंट ने, वहां की म्युनिसिपैलिटी ने एक डे 0 ऑफ वाटर डिक्लेयर कर दिया था। यानी कि आज से 2 महीने बाद की उन्होंने एक डेट दे दी थी कि इस डेट के बाद में केप टाउन के रेजिडेंट्स को हम पानी सप्लाई घर में नहीं कर पाएंगे। साफ मना कर दिया और ये कह दिया कि इस डेट के बाद में आपको लाइन में लगना पड़ेगा, कंटेनर लेके आना पड़ेगा हमारे यहाँ पे और हमारे यहाँ टैंकर से पानी लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद वहाँ के सिटीजन्स में इतनी अफरा तफरी मची कि उन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर को बचाने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का भी इसमें रोल था, उन्होंने भी अपने लेवल पर कुछ स्टेप्स लिए। इस कंबाइंड एफर्ट से फायदा ये हुआ कि ये डेडलाइन पहले 1 महीना एक्सटेंड हुई, फिर 4-5 महीना एक्सटेंड हुई और फिर इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दी गई। केप टाउन का डे 0 टल गया। तो हमारे पास भी एक डे 0 आ रहा है 2030। किसी ने डिक्लेयर नहीं किया है मगर फैक्ट है। मुझे उम्मीद है कि हम इंडियंस जो वाटर क्राइसिस के लिए सरप्राइजिंगली अनअवेयर से लगते हैं, मेरी ये वीडियो देखकर अगर एक भी अच्छा स्टेप आपने वाटर कंजर्वेशन के लिए ले लिया तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो भी अच्छा लगेगा जिसमें मैंने रबड़ क्राइसिस के बारे में बताया है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर क्योर ऐप को जरूर चेकआउट कीजिए। मैं चलता हूं अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।